welcome to yet another interesting section of chemical coordination and integration। बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें हम तीनों लोब्स के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को एक टेबुलेटेड डाटा की फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें हम एक प्रोस्पेक्टिव हार्मोन का नाम लिखेंगे, उसके टारगेट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे और उनका प्रिंसिपल मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हार्मोन है जिसके बारे में अभी बात करेंगे दैट इज अवर ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन बेटा एक ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के रिस्पॉन्स में बनाया जा रहा है। हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी उसके रिस्पॉन्स में सिक्रीशन बनाती है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। अगर हम टारगेट टिश्यूज की बात करें बेटा तो लिवर और बहुत वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एज वेल, राइट। तो जो ग्रोथ हार्मोन है, राइट, दिस हार्मोन एक्चुअली स्टिमुलेट्स अवर लिवर, हमारे बोन्स, हमारे मसल्स, कार्टिलेज, राइट, टू रिलीज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, इन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से क्या होती है? सो these factor actually promote the growth of our body cells, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक यूनिफॉर्म ग्रोथ जो है हमारे सेल्स की, टिश्यूज की, ऑर्गन्स की दिखाई जाएगी बेटा। तो ग्रोथ हार्मोन ने लिवर और बाकी टिश्यूज को स्टिमुलेट किया ताकि क्या बन सके, स्मॉल पेप्टाइड सिक्रीशंस बन सके जिनका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, और इन्हीं की ही वजह से हमारे बॉडी सेल्स की एक प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी में ग्रोथ पॉसिबल होती है। अगर सेकेंड फंक्शन देखें हम ग्रोथ हार्मोन का, सो ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं बेटा, ये अमीनो एसिड्स की बाइंडिंग में हेल्प करेंगे। दे टेक अप द अमीनो एसिड्स ताकि क्या हो सके, एक प्रोटीन का सिंथेसिस वहां पर दिखाया जा सके, ताकि हमारे जितने भी टिश्यू रिपेयर है, बॉडी का पूरे की यूनिफॉर्मिटी जो ग्रोथ की है वो मेंटेन किया जा सके। सो ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर। तो ये टिश्यू रिपेयर में भी हमारी मदद कर रहे हैं। दे ऑल्सो रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में भी इनका हाथ है बेटा। और क्या है, दे ऑल्सो इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ लिपोलिसिस। तो ये क्या, अगर हम बात करें कुछ डिसऑर्डर्स की बेटा, तो एनसीईआरटी में आपको दो टाइप के डिसऑर्डर मिल रहे हैं बेटा। एक मिल रहा है हमारा गायंटिज्म और एक मिल रही है बेटा एक्रोमीगैली। और ये दोनों मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये दोनों डिसऑर्डर ऐसे हैं विच आर कॉज्ड बाय द ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एक है अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कि एक ऐसी कंडीशन भी होगी जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, उनका जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वहां पर आपको एक डिसऑर्डर दिखाई देगा जिसका नाम है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम गायंटिज्म की।
अगर हम गाइगेंटिज्म की बात कर रहे हैं बेटा, तो गाइगेंटिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू दी हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। लेकिन फर्क क्या है बेटा, सिंस चाइल्डहुड, कि जब शुरुआती साल है किसी भी एक बच्चे के, शुरुआत से ही ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल क्या हैं, काफी ज्यादा मात्रा में बनाए जा रहे हैं। तो इन बच्चों की जो नॉर्मल ग्रोथ है बोन्स की, मसल्स की, कार्टिलेज की, वो क्या है, जरूरत से ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इन बच्चों का जो स्ट्रैचर है या जिसे हाइट कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बोन्स। तो हाइट क्या होगी उस इंसान की, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू कि उस एज के नॉर्मल इंसान की नॉर्मल हाइट क्या होनी चाहिए। एक्रोमेगाली एक ऐसी कंडीशन है जो नो डाउट हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से ही हो रही है, लेकिन फर्क है यहाँ पर कि हेयर इट इज कॉज्ड बाय द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग मिडल एज ईयर। कि मान लो उस एक इंसान का जो टाइम पीरियड है बेटा, वो मतलब 20 से 30 साल के बाद एकदम से क्या हो गया भाई, कि ग्रोथ हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में एकदम से ज्यादा होनी शुरू हो गई। तो जहां पर मिडल एज लोगों में, राइट, इन मिडल एज ईयर्स when there is a sudden increase in the levels of growth hormone, तब जो बीमारी उसे एक इंसान को हो रही है उसे हम गाइगेंटिज्म नहीं बोल रहे, उसे हम उस समय क्या नाम दे रहे हैं, एक्रोमेगाली बोल रहे हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है कि जो गाइगेंटिज्म है बेटा, उसमें जब ग्रोथ हो रही है बोन्स की, राइट, तो देयर इज नो डिसफिगरमेंट इन द बोन्स, मतलब बोन जो है वो आड़ी तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी नहीं बन रही है, प्रॉपर एक जैसा स्ट्रक्चर होता है बोन का वैसा ही है। देयर इज नो डिसफिगरमेंट इन द फेशियल बोन्स और इन द अदर बोन्स ऑफ द बॉडी। लेकिन एक्रोमेगाली एक ऐसी कंडीशन है बेटा जिसमें डिसफिगरमेंट ऑफ बोन इज सीन, राइट। और ऐसा क्यों है, लेट मी टेल यू। हमारी बोन जो है बेटा, राइट, उसके जो एंड्स होते हैं वहां पे कुछ प्लेट्स होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं एपीफाइशियल प्लेट्स। हमारी बोन्स तब तक ग्रो करती हैं बेटा जब तक हमारी ये एपीफाइशियल प्लेट्स जो है ना क्लोज नहीं होती। तो जब बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन अच्छे बन रहे हैं, राइट, तो उस इंसान की एज जो हाइट है वो अच्छी हो रही है, उसका स्ट्रक्चर अच्छे हाइट के साथ है। तो गाइगेंटिज्म इज अ इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, या गाइगेंटिज्म is an effect shown by the over secretion of growth hormone before the fusion of epiphyseal plate। epiphyseal plate की फ्यूजन से पहले होने वाला जो एक प्रॉब्लम वहां पर होती है, गाइगेंटिज्म, सो जैसे मैंने बताया कि आपको गाइगेंटिज्म में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, डिसफिगरमेंट दिखाई दे रही है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि गाइगेंटिज्म में जो बोन्स हैं उनका जो उनमें किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटी इसलिए नहीं आती
क्योंकि यहाँ पर एपीफाइशियल प्लेट का फ्यूजन होने से पहले ही बोन्स ने एक अच्छी ग्रोथ दिखा दी है। एक्रोमेगाली में जैसे हमने कहा डिसफिगरमेंट ऑफ बोन इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड। और वो ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि ये कब शुरू हो रही है? मिडल एज ईयर में शुरू हो रही है। तो 18 से 20 साल के बाद ये एपीफाइशियल प्लेट बंद हो जाती है, फ्यूज हो। 30 साल के बाद ये हार्मोन एकदम से सडनली रेस कर गया आपकी कंसंट्रेशन में, तो उस समय एपीफाइशियल प्लेट बंद हो चुकी है बेटा, जिसकी वजह से अब अगर ग्रोथ हार्मोन दिख रहा है तो उसमें डिसफिगरमेंट बोन की आनी इज वेरी वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड। तो ये डिफरेंस आपको याद रख जाती है। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म की, तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म एक ऐसा कंडीशन जिसमें शुरुआत से ही क्या है बेटा, जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन के जो लेवल्स हैं वो क्या हैं, बिल्कुल शुरुआत से ही कम मात्रा में बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उस इंसान की जो बोन्स की जो लेंथ है, उसकी जो शेप है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इसीलिए ये लोग क्या रहते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो नॉर्मल लोगों की हाइट से काफ़ी कम हो जाती है। तो उससे होने वाला एक प्रॉब्लम जो है वो क्या बनती है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बनती है। एनसीईआरटी एक्रोमेगाली के बारे में और भी बहुत सारी चीजें लिख रही है, जैसे यहां पर देखेंगे बेटा, हमें एनसीईआरटी क्या लिख रही है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कि ज्यादा सिक्रीशन है ग्रोथ हार्मोन की तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी बॉडी के सेल्स की, लीडिंग टू अ कंडीशन नोन एज गाइगेंटिज्म, राइट। तो वहां पर एक एबनॉर्मल इंक्रीज आ जाएगा हाइट में, स्ट्रेचर में, जिसकी वजह से गाइगेंटिज्म हो जाएगा। और अगर सिक्रीशन है ग्रोथ हार्मोन का लो लेवल का तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, राइट, कम ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आएगी जिसका नाम है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अब यहां पर देखना है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। एडल्ट्स की बात कर रहे हैं बेटा, जो किस में फॉल कर रहे हैं, मिडल एज में फॉल कर रहे हैं, और वहां से जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो रहा है तो दे रिजल्ट इन सेवियर डिसफिगरमेंट ऑफ द बोन्स ऑफ द फेस, इट इज नोन एज एक्रोमेगाली। तो गाइगेंटिज्म, ओवर सिक्रीशन, एक्रोमेगाली, ओवर सिक्रीशन। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, ये मिडल एज में देखा जा रहा है और वो सिंस चाइल्डहुड अपना असर दे रहा है, राइट। एक्रोमेगाली से सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से इट कैन ऑल्सो लीड टू प्रीमेच्योर डेथ इफ इट इज नॉट चेक्ड एट द प्रॉपर टाइम। This disease is very hard to diagnose in the early stages, right? काफी टाइम लग जाता है इसका डायग्नोसिस, रूल आउट करने में, इसी वजह से काफी सालों तक इसको डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता, जब तक जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो ज्यादा नोटिसेबल वहां आपको दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट हार्मोन जो हमें एनसीईआरटी दे रही है वो है प्रोलैक्टिन। तो चलिए प्रोलैक्टिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं प्रोलैक्टिन की बात करूं बेटा, तो प्रोलैक्टिन के जो टारगेट टिश्यूज हैं वो है मेमोरी ग्लैंड्स, राइट। प्रोलैक्टिन के टारगेट टिश्यूज आर मेमोरी ग्लैंड। और प्रोलैक्टिन करता क्या है बेटा, इट स्टिमुलेट्स मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन in the alveolar tissues of the glands.
तो मेमोरी ग्लैंड्स में स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट दैट आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। तो प्रोलैक्टिन उन्हीं सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो वहां पर मिल्क की प्रोडक्शन को एनहांस कर सके। यानी कि प्रोलैक्टिन किस में हेल्प कर रहा है बेटा, वहां पर लैक्टेशन प्रोसेस में हेल्प करता होगा। तो सिंस प्रोलैक्टिन इज इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन इन द एल्वियोलर सेल्स, तो it is also known as milk producing hormone, right? प्रोलैक्टिन को हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कह रहे हैं, ये याद रखना है बेटा, राइट? तो यानी कि प्रोलैक्टिन एक्चुअली किसमें हेल्प कर रहा होगा, लैक्टेशन प्रोसेस में हेल्प करता होगा, ठीक है, विच फॉलोज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अगर हम नेक्स्ट हार्मोन की बात कर रहे हैं, जैसे यहां से पढ़ लेते हैं हम प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, राइट? तो प्रोलैक्टिन ने रेगुलेट करनी है ग्रोथ मेमोरी ग्लैंड्स की और उनमें मिल्क प्रोडक्शन एनहांस करनी है। अगर हम देखें नेक्स्ट हार्मोन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट टिश्यू इज थायराइड ग्लैंड। टीएसएच का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड है वो क्या है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट टिश्यू इज थायराइड ग्लैंड, राइट? और टीएसएच क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स सिक्रीशंस, जिसमें एग्जाम्पल है हमारी थायराइड हॉर्मोन्स की, T3, T4। तो इसका टारगेट टिश्यू इज द थायराइड ग्लैंड, ताकि वहां से T3 और T4 लाइक कंडीशन जो हॉर्मोन्स हैं वो निकाले जा सके, जो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट और बाकी बहुत सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये तीन हॉर्मोन्स हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। फिर बात है हमारे गोनाडोट्रोफिन्स की, राइट? गोनाडोट्रोफिन्स की बात कर लेते हैं बेटा। गोनाडोट्रोफिन्स जैसे हमने आपको बताया भाई दो किस्म के हैं हमारे पास, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है हमारा फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इन दोनों हार्मोन्स का इंडिविजुअल रोल पढ़ने वाले हैं हम मेल्स में और फीमेल्स में। तो देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में क्या काम करता है बेटा। मेल्स में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इट स्टिमुलेट स्पेशल कैटेगरी ऑफ सेल्स जिन्हें बोलते हैं लेडिक सेल्स। It stimulate Leydig cells to release, which actually secrete male androgens, जिसमें एग्जाम्पल किसकी है, टेस्टोस्टेरॉन की है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल इंडिविजुअल्स में टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन को बढ़ा रहा है बाय स्टिमुलेटिंग स्पेशल कैटेगरी ऑफ सेल्स जिन्हें क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोल रहे हैं। जब हम टेस्टिस या ओवरीज के बारे में बात करेंगे तो इंडिविजुअली हमने ये सारे वहां भी देखने हैं। अगर बात करें फीमेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है बेटा, तो फीमेल्स में LH हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिससे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से oocyte बाहर निकाला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, राइट, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स का मास जो है वो
प्रेजेंट होगा, एक बहुत बड़ी कैविटी होगी और एक यहां पर मैच्योर ओवम, या जिसे हम बहुत प्रिसाइसली बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। तो LH क्या करता है, इस ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर कराता है। इस ग्राफियन फॉलिकल का क्या कराता है, रप्चरिंग कराता है, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मान लीजिए यहां पर ये रप्चरिंग हो गई ग्राफियन फॉलिकल की, और इसी ओवम को यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में रिलीज करा दिया जाता है। सो ये जो प्रोसेस है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल मिडल में देखा जाता है, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल की रप्चरिंग हुई और उसमें हमने oocyte बाहर निकाल दिया है, उसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बेटा, ओव्यूलेशन दे रहे हैं। सो इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हमेशा LH की ही प्रेजेंस में होगी और उस स्टेप को नाम देते हैं LH सर्ज। सर्ज का नाम दे रहे हैं। तो फीमेल में पहला कंट्रीब्यूशन LH का ओव्यूलेशन में है। दूसरे स्टेप की बात करें बेटा, अब ये जो मास ग्राफियन फॉलिकल का पीछे रह गया है, oocyte तो बाहर निकल गया ना, तो ये जो सारे का सारा मास है ग्राफियन फॉलिकल का, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अनदर स्ट्रक्चर जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ही जरूरत होती है। सो द रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, it transforms into a structure called as corpus luteum, और उस corpus luteum का मेंटेनेंस किसके द्वारा है, LH द्वारा है। ये एक बड़ा हार्मोन है बेटा हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। LH अगर हम अलग बात करते हैं तो LH ऑल्सो प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो LH ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल एंड्रोजन्स हैं उनको भी सिक्रीट कराने में हेल्प करते हैं। तो ये तीन बड़े काम LH फीमेल्स में कंडक्ट करा रहा है। सो आई रियली होप आपको LH भी यहाँ पर उसका इम्पैक्ट समझ आया होगा। बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू मेल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स। तो मेल्स में देखते हैं और फीमेल्स में देखते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूं मेल्स की बेटा, तो FSH क्या करते हैं, FSH हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, जिसे हम नाम क्या देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। तो FSH मेल इंडिविजुअल्स में किसको फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, स्पर्म्स को ही फॉर्म कराने में हेल्प करते हैं, जिस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH स्टिम्युलेट करते हैं, दे स्टिम्युलेट सर्टोली सेल्स, राइट, जो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। तो जो न्यूली डेवलप्ड स्पर्म्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जिन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल्स,
इन सर्टोली सेल्स को अपना काम स्टिमुलेट कराने के लिए FSH की ही ज़रूरत पड़ती है। तो मेल्स में इस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर फीमेल्स की बात करें तो जैसे नाम है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन है विच स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स अच्छे से नहीं बनेंगे, हमारा जो oocyte है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होगा, ओवम में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तो किसी भी तरीके का रिप्रोडक्टिव साइकिल उसे एक फीमेल में अच्छे से चलाया ही नहीं जाएगा। तो ये हमारी ओवरीज को, राइट, तो हम बोल सकते हैं कि जो गोनाडोट्रोफिन्स हैं बेटा, उनके जो टारगेट टिश्यूज हैं वो कौन कौन से हो गए? वो हो गए ओवरीज, किन में? फीमेल्स में। और क्या हो गई? टेस्टिस, किन में? मेल्स में, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा LH और FSH का इम्पैक्ट। अब एक और हार्मोन हमारा है, दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, राइट, जिसका टारगेट टिश्यू इज एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल जो ग्लैंड है बेटा, उसके दो हिस्से हैं, एक होता है पेरिफेरल जोन, आउटर जोन जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एक मिडल जोन है, सेंट्रल जोन है जिसे हम मेड्यूला बोलते हैं। कॉर्टेक्स के अपने हार्मोन्स होते हैं और मेड्यूला के अपने हार्मोन है, लेकिन जो ACTH हार्मोन है वो किसको स्टिमुलेट करता है? सिर्फ कॉर्टेक्स एरिया को स्टिमुलेट करता है। सो इट स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज क्या? स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रीशन जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी के एक तरीके से कवर कर लिए हैं सारे के सारे, पर्टिकुलरली एंटीरियर लोब के। ये आ गया हमारा ग्रोथ हार्मोन पहला, फिर हमारे पास है प्रोलेक्टिन, फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर आगे हमारे गोनाडोट्रोफिन जिनमें LH और FSH हमने इंडिपेंडेंटली पढ़ा है, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ACTH, राइट। अगर हम बात करें हार्मोन्स ऑफ इंटरमीडिएट लोब, हार्मोन्स ऑफ इंटरमीडिएट लोब, तो इंटरमीडिएट लोब से एक ही हार्मोन निकलता है बेटा, नाम है उसका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ये क्या करता है? इसके टारगेट टिश्यूज क्या हैं बेटा? इसके टारगेट सेल्स हैं स्किन में पाए जाने वाले सेल जिनको हम बोलते हैं मेलानोसाइट्स, राइट। ये जो मेलानोसाइट्स है ये इन सेल्स को जो MSH है वो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए? टू रिलीज स्किन पिगमेंट जिसका नाम है मेलानिन, और जो किसमें कंट्रीब्यूट करता है? इट कंट्रीब्यूट्स इन आवर स्किन पिगमेंटेशन। तो ये आ गया हमारा MSH। अब बात कर लेते हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमें वहां पर दो हार्मोन्स मिलते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है क्या? वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन की अगर मैं बात कर रही हूं तो ऑक्सीटोसिन के जो टारगेट सेल्स हैं या टारगेट टिश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं?
यूट्रस के सेल्स हैं, यूट्रस के, फिर मेमोरी ग्लैंड्स हैं, राइट, और हमारी बॉडी के मसल्स भी हैं बेटा, राइट। तो ऑक्सीटोसिन 3 जगहों पर अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है, राइट, यूट्रस के मसल्स पर, राइट, मेमोरी ग्लैंड्स पे और बाकी मसल्स ऑफ द बॉडी पर। ऑक्सीटोसिन किस किस में हेल्प कर रहा है? ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन strong contraction, yeah, it helps in the formation of the it helps in the formation, helps in the onset of strong contractions, right, that are required during the process of childbirth. तो पार्चुरेशन के प्रोसेस में जो यूटराइन के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं which helps in the easy expulsion of the child, उस एक प्रोसेस के टाइम पर जो हार्मोन बहुत मदद करता है उस समय उस मदर की, वो क्या है? ऑक्सीटोसिन है। सो इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रिगरस मस्क्यूलर कंट्रैक्शन इन द यूट्रस, जिसकी वजह से कौन सा प्रोसेस देखा जा सकता है? चाइल्ड बर्थ देखा जाता है, जिसे हम पार्चुरेशन बोल रहे हैं। तो क्योंकि ये help, it is contributing in the birth of the child, that is why oxytocin is also called as birth hormone, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? birth hormone बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। मेमोरी ग्लैंड्स पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स memory glands for the ejection of the milk, for the ejection of the milk। बेटा तो अभी हमने मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड एक हार्मोन और पढ़ लिया जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन भी किसको स्टिमुलेट कर रहा था? मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहा था, ताकि क्या दिखे? वहां पर मिल्क का प्रोडक्शन दिखाई दे। लेकिन ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है जहां से मिल्क को इजेक्ट कराया जा सके। तो सिंस इट इज हेल्पिंग इन द इंजेक्शन ऑफ द मिल्क, इसी कारण से ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन का नाम देते हैं। तो ये फर्क है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में, कि याद रखना है कि प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन की तरह काम करता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन की तरह काम कर रहा है। हमारी बॉडी के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस लाने में भी ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो ये 3 जो हमारे मेन फंक्शंस है ऑक्सीटोसिन के, यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं। बात कर लेते हैं वैसोप्रेसिन की। वैसोप्रेसिन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इस हार्मोन के जो टारगेट टिश्यूज हैं वो कहाँ लोकेटेड है बेटा? वो किडनीज में लोकेटेड हैं। हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वहां पर लोकेटेड है इसके टारगेट टिश्यू। और एडीएच करता क्या है? वैसोप्रेसिन, इट स्टिमुलेट्स distal part of the kidneys, distal part of renal tubules, rather we can say it, to, ताकि क्या बढ़ सके बेटा? टू इंक्रीज द वाटर रीएब्जॉर्प्शन। हमने बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करके रखना है, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर एडीएच हमारी सर्कुलेशन में प्रेजेंट है।
तो इट स्टिमुलेट्स द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल टू शो इंक्रीज्ड वाटर रीएब्जॉर्प्शन. तो दिस हार्मोन एक्चुअली हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ द वाटर इनसाइड द बॉडी टिश्यूज, ताकि हमारा यूरिन क्या बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन सके. सो सिंस इट इज अपोजिंग, इट अपोजेज क्या, यूरिनेशन, यूरिन आउटपुट को ये अपोज कर रहा है उस समय, इसी वजह से इसका नाम क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है. क्योंकि यूरिनेशन को, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को हम डाईयूरेसिस बोलते हैं, तो ये उसके इम्पैक्ट को कम कर रहा है, उस प्रोसेस को कम कर दिखा रहा है, इसीलिए नाम क्या है इसका, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. अगर एडीएच की कमी हो जाती है बेटा शरीर के अंदर, उसका वहाँ एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा, तो एनसीईआरटी हमें एक डिसऑर्डर वहाँ पर मेंशन कर रही है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस. जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस. सो इट इज कॉज्ड बाय द अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, कि मतलब ऐसा हार्मोन जो शरीर के अंदर पानी को बचा सकता था, बॉडी के अंदर पानी के लेवल्स को बचा कर रख सकता था, अब वो वहाँ नहीं दिखाई जा रहा है बेटा, वहाँ उसका एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, the person suffers from frequent urination. राइट, एक बहुत ही मतलब कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें यूरिन आउटपुट जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाया जाएगा और उस पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ेगी बेटा. तो एक ऐसा एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसमें एडीएच की कमी आ रही है बेटा, उसकी वजह से एक प्रोसेस, एक डिजीज कंडीशन जो देखी जा रही है, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस. राइट, तो अगर आपने डायबिटीज का एक और वर्जन का नाम सुना होगा, डायबिटीज मेलाइटस, तो क्या इंसिपिडस और मेलाइटस दोनों एक जैसे हैं? तो डायबिटीज मेलाइटस अलग कंडीशन है बेटा, इंसिपिडस अलग है. इंसिपिडस इज कॉज्ड ड्यू टू दी लो एक्सप्रेशन ऑफ द एडीएच इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. जब सर्कुलेशन में एडीएच की कमी आ गई है, उसकी वजह से इंसिपिडस आपको दिखाई दे रही है. लेकिन डायबिटीज मेलाइटस इज अ कंडीशन मार्क्ड बाय द इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल. जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है, उस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस बोल रहे हैं. इंसिपिडस में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है बेटा. दिक्कत कहाँ है? दिक्कत किडनीज में आ गई है, क्योंकि अब वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं यूरिन को. तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा. सो यहाँ पर हमने पूरे का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब तीनों कवर कर लिया है. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, रिकमेंडेशन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख सकते हैं.